अकेले नहीं आए हो इस दुनिया में, मैं भी तुम्हारे साथ जुड़ के आया हूँ। तुम जिंदगी में तो मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकते, मुझसे पीछा छुड़ाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, मौत। तो अगर तुम मुझे मार सकते हो तो मार लो, मैं हूँ तुम्हारा हमजाद। मशहूर मुसन्निफ मोहिउद्दीन नवाब के कलम से तहरीर शुदा एक शाहकार नॉवेल हमजाद। मेरी समझ में नहीं आता आखिर ये कमबख्त है कौन। वो मेरा भाई है। भाई? शाहिना ने हैरानी से पूछा। तुम तो कह रहे थे वो कोई हमजाद है, जो साथ पैदा होता है उसे हमजाद कहते हैं। किसी पीछा करने वाले साए या आसिफ को भी हमजाद कहा जाता है, लेकिन वो मेरा भाई है। हम एक ही वक्त में एक साथ पैदा हुए थे। तुमने पहले ये बात क्यों नहीं बताई? बात उसकी अच्छी लगती है जिसके जिक्र से खुशी हो। मुझे उसका नाम लेते हुए भी कोफ्त होती है। ये बात मेरी समझ में नहीं आती कि वो मीलों दूर रहकर तुम्हें किस तरह परेशान करता है। ये समझने के लिए हमारे पैदाइशी हालात को समझना होगा। हमारी पैदाइश से पहले हमारे वालिदैन के दरमियान शदीद इख्तलाफात पैदा हो गए थे। मेरे अब्बू बड़े ही सख्त मिजाज के आदमी थे। घर से बाहर अय्याशी में दौलत लुटाया करते थे। अम्मी उनके रास्ते की दीवार बन जाती थीं। पहले तो अब्बू ने तलाक देने की धमकियां दी, मगर जब वो बराबर उन्हें रंग रलियों से रोकती रहीं तो उन्होंने सचमुच तलाक दे दी। ये कहकर वो एक सिगरेट फुलकाने लगा। दिया सलाई की रोशनी, तीली के उस पार शाहीना का रोशन चेहरा बड़ा ही पुरकशिश लग रहा था। जी चाहता था कि उस मुखड़े की आग को दोनों हथेलियों में समेट कर चूम लिया जाए, लेकिन आदम ने जल्दी से नज़रें झुका लीं। वो जानता था कि खुद जज्बाती अंदाज में सोचेगा तो दूसरी तरफ उसके हमजाद के जज्बात भड़कते रहेंगे। उसने एक कश लगाकर धुआं छोड़ने के बाद कहा, जिस रोज़ हम पैदा हुए उसके दूसरे दिन अब्बू ने तलाक दी। कानूनी तौर पर वो बेटों के हकदार थे, लेकिन हम दोनों भाइयों की हालत बड़ी नाजुक थी। मैं दाएं शानी की तरफ से अपने भाई आसिम से जुड़ा हुआ था। जब ऑपरेशन के ज़रिए अलग किया गया तो हमारे बचने की उम्मीद नहीं थी। पता नहीं डॉक्टरों ने किस तरह हमें ये नई ज़िंदगी दी। तुम्हें ये ज़िंदगी मेरे प्यार के लिए मिली है, वो बड़े प्यार से देखते हुए बोली। हाँ शानू, मैं तुम्हारे ही लिए ज़िंदा हूँ। मैंने मोहब्बत को पहले माँ की गोद में समझा। वो बहुत ही नर्म मिजाज खातून थी। अब्बू मुझे छीन कर ले जाना चाहते थे। कानून ये है कि बच्चे 5 साल के बाद बाप के हवाले किए जाते हैं। अब्बू 1 हफ्ते बाद ही हमें ले जाना चाहते थे। पंचायत में फैसला हुआ कि खुदा ने 2 बेटे दिए हैं, तो मेरे वालिद का फ़र्ज़ है कि मेरी वालदा से हमदर्दी करते हुए एक बच्चा उनके पास छोड़ दें। अब्बू ने कहा, अगर आज ही मुझे एक बेटे को ले जाने की इजाज़त दे दी जाए तो मैं दूसरे को छोड़ दूंगा, वरना 5 साल के बाद दोनों को ले जाऊंगा। अम्मी ने कम से कम एक ही बेटे को कलेजे से लगाए रखने के लिए वो फैसला मंजूर कर लिया। इसी तरह अब्बू मेरे भाई आसिम को लेकर चले गए और मैं अम्मी के साए में परवरिश पाने लगा। शानू, जब मैं आसिम के साथ पैदा हुआ और जब हमारे जिस्म जुड़े हुए थे तब हमारे दिल की धड़कनें एक थीं। एक ही लहू एक ही रफ्तार से हमारी रगों में दौड़ता हुआ दिमागों की शरेयानों तक पहुंचता था। इसलिए हमारी दिमागी हालत भी एक ही जैसी रही। यानी वो भूख से रोता तो मैं भी रोने लगता। मैं अम्मी का दूध पीकर शिकम शेर हो जाता तो दूसरी तरफ आसिम भी आसूदगी से चुप हो जाता। शाहिना ने पूछा, आसिम तो तुमसे दूर चला गया था, तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि बचपन में तुम दोनों पर क्या गुजरी थी? अम्मी ने मुझे बताया था। अब्बू की कोठी एक फरलांग के फासले पर थी। उन्होंने आसिम की परवरिश के लिए एक नौजवान गवर्नेंस रखी थी। वो अक्सर फ़ोन पर अम्मी से कहती थी, आसिम भूख से रो रहा है, दूध अभी चूल्हे पर है, आप आसिम को दूध पिलाएं ताकि आसिम का रोना बंद हो जाए। होता यही था। उस वक्त मैं भी आसिम की तरह रोता रहता था। जब अम्मी दूध पिलाती तो मैं चुप हो जाता। दूसरी तरफ गवर्नेंस फ़ोन पर शुक्रिया अदा करती कि आसिम चुप हो गया। जब अब्बू को ये बातें मालूम होती तो वो फ़ोन पर अम्मी को धमकी देते कि अपने बच्चे को वक्त पर खिलाए पिलाए करो। अगर उनके बेटे आसिम को तकलीफ़ होगी तो अम्मी के बेटे यानी मुझको छीन कर ले जाएंगे। अम्मी मुझसे जुदाई का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए हर वक्त मुझे आराम से रखने की फ़िक्र में रहती थी ताकि आसिम को भी आराम और सुकून हासिल होता रहे। जब मैं बोलने के काबिल हुआ तो अम्मी मुझे पढ़ाने लिखाने और अच्छी बातें सिखाने लगी। दूसरी तरफ आसिम की तरबियत का माकूल इंतज़ाम नहीं था। गवर्नेंस एक मुलाजमा बन सकती थी लेकिन एक अच्छी माँ नहीं बन सकती थी। नतीजा ये हुआ कि मुझे माँ के मिजाज की नरमी, मोहब्बत और हमदर्दी का जज्बा मिला और आसिम बाप की सख्त मिजाजी और खुदगर्जी सीखता गया। एक बार मैं स्कूल के गार्डन में एक साथी के साथ खेल रहा था कि अचानक मेरे अंदर ये ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं अपने साथी को पकड़कर मारूं। मेरे अंदर कभी कभी ऐसी ही जिद पैदा हो जाती थी और मेरी अम्मी मुझे समझाती थी, आसिम जिद कर रहा है बेटे, अगर तुम माँ की बात मानकर जिद से बाहर आ जाओ तो आसिम भी रफ्ता रफ्ता जिद करना भूल जाएगा।
मैं अम्मी को बहुत चाहता था, उनकी बात मानकर सोचता था कि फ़लाँ चीज़ के लिए ज़िद ना करूं। मैं अक्सर ऐसी मुस्बत कोशिशों में कामयाब हो जाता था। कभी अचानक ही मेरे अंदर ज़िद का हिजान ख़त्म हो जाता था। तब अम्मी कहती थी शायद आसिम की ज़िद पूरी कर दी गई है। बहरहाल मैं कह रहा था कि एक दिन स्कूल के गार्डन में मेरी शदीद ख्वाहिश हुई कि मैं अपने साथी की खूब पिटाई करूं। इन हालात के लिए अम्मी ने मुझे सिखाया था कि जब मुझसे बर्दाश्त ना हो तो मैं पत्थर या लकड़ी वगैरह को उठाकर दीवार पर ज़ोर से मार दिया करूं। इस तरह ख्वाहिश की तकमील हो जाएगी और अंदर से उठने वाला तूफान ख़त्म हो जाएगा। मैंने यही किया, एक बड़ा सा पत्थर उठाया। मेरा मासूम साथी मेरे दुश्मन जज्बों को नहीं समझ रहा था, उसने भी पत्थर उठा लिया। मैंने अपना पत्थर दीवार पर मारा तो उसने भी जवाबन ऐसे ही किया। फिर हम दोनों हंसने लगे। जो खेल ख़तरनाक बन सकता था वो सिर्फ खेल ही बनकर रह गया। शाम को मैं स्कूल से घर लौटा तो अम्मी रो रही थी। पता चला कि अब्बू आए थे। उन्होंने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया है कि मैं लड़ने झगड़ने वाला लड़का हूँ। मेरी वजह से आज आसिम ने एक लड़के को पत्थर से जख्मी कर दिया। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात थी। आसिम की बदमिजाजी के पास मेरे अंदर एक गलत तहरीक पैदा हुई थी जिसका रुख मैंने खेल की तरफ मोड़ दिया था। मैंने अम्मी के आंसू पोंछकर यकीन दिलाया कि मैंने किसी से झगड़ा नहीं किया। उन्हें अपनी गोद और अपनी परवरिश पर एतमाद था। उन्होंने एक हफ्ते बाद वो शहर छोड़ दिया और मुझे लेकर इस शहर में आ गई। वो जो कहते हैं कि वक्त और फासले खून के रिश्तों को मिटा नहीं सकते, तो ये कहावत दुरुस्त है। अब्बू ने अम्मी को तलाक देकर और अम्मी ने दो शहरों के दरमियान तवील फासला कायम करके रिश्तों को तोड़ दिया था, लेकिन वो दोनों लहू की जंजीर न काट सके। मैं और आसिम एक थे। जब एक का लहू उछलता तो वो लहू दूसरे के दिमाग तक पहुंचकर ज़रूर हलचल मचाता था। अम्मी परेशान होकर मुझे बड़े बड़े डॉक्टरों के पास ले जाती थी। ये एक ऐसा अजीब व गरीब केस है कि मुताल्लिका डॉक्टर दिलचस्पी लेते थे और मुझसे तरह तरह के सवालात करते थे। सभी की मुश्तरका राय ये थी कि मैं आम हालात में नॉर्मल रहता हूँ, लेकिन जब कोई जोश या जज्बा आसिम के अंदर पैदा होता है और एक हिजानी कैफियत उस पर तारी हो जाती है तो मैं उसकी जद में आ जाता हूँ। और ये बात बड़ी तशवीशनाक है। अगर आसिम नफरत की शिद्दत से किसी पर थूकेगा तो वही अमल मुझसे भी सरदर्द होगा और मेरे सामने वाला उस थूक का निशाना बनेगा। चूँकि अम्मी ने बचपन ही से मुझ में क़ुव्वत बर्दाश्त को मुस्तहकम किया था, इसलिए मुझ पर जुनूनी कैफियत तारी नहीं होती थी। लेकिन हम पेश आने वाले नामालूम हालात को नहीं समझते कि इन मखसूस हालात में हमारी क़ुव्वत बर्दाश्त कहाँ तक काम आएगी। मसलन जवान होकर जब आसिम ने पहली बार शराब पी तो मेरे खून की गर्दिश कदरे तेज़ हो गई थी। मेरी तबीयत बिगड़ने लगी थी, सर चकराने लगा और मैं लड़खड़ाता हुआ घर के दरवाजे पर आया तो अम्मी ने पूछा, क्या बात है बेटे, क्या तबीयत ठीक नहीं है? मैंने उन्हें खुमार आलूद आंखों से देखते हुए जवाब दिया तो वो दौड़ी हुई मेरे पास आई। फिर मेरा गरेबान पकड़कर गुस्से से पूछा, तुम शराबियों की तरह क्यों बोल रहे हो? क्या आज तुमने अपने बाप की आदत अपना ली है? मेरे करीब आकर उनका गुस्सा सट पड़ गया क्योंकि मेरे मुंह से शराब की बू नहीं आ रही थी और मैं बेहद परेशान नजर आ रहा था। ये बात समझ में आ गई कि आसिम अपने बाप की राह पर चल निकला है। ऐसे हाल में मेरी क़ुव्वत बर्दाश्त बराए नाम ही रह जाती। ये तो कुछ भी नहीं है। इंसान कोशिश करे तो रफ्ता रफ्ता नशे की हालत में भी होशमंद रहना सीख लेता है। मेरे लिए तो वो वक्त बड़ा ही सब्र आजमा होता है जब आसिम किसी औरत में दिलचस्पी लेता है। मेरे जज्बात आप ही आप भड़कने लगते हैं। मैं खुशरंग फूलों को देखकर दिल बहलाना चाहता हूँ, लेकिन जहन किसी हसीने की तरफ माइल होता है और ये बुरी बात है। एक भाई की फितरत मुझे शराबी और अय्याश बनाना चाहती है। अम्मी ने मेरी परेशानियों का ख्याल करते हुए फैसला किया कि वो मेरी शादी कर देंगी। घर में बहू आएगी तो मेरा इस्तराब ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इससे पहले कि वो मुझे किसी हसीना से मंसूब करती मौत उन्हें बुलाकर ले गई। अम्मी की जुदाई का सदमा मेरे दिल दिमाग में बहुत अरसे तक रहा। ऐसे ही वक्त में मुझे तुम्हारी मोहब्बत ने सहारा दिया। जब मेरा दिल तुम्हारे प्यार से धड़कने लगा तो इस कमबख्त के दिल की धड़कनों ने उसे बता दिया कि मैं तुम में दिलचस्पी ले रहा हूँ। शाहीना ने पूछा, आसिम को कैसे पता चल गया कि तुम मुझसे मोहब्बत कर रहे हो? वो ख़ास तौर पर तुम्हारे मुतालिक कुछ नहीं जानता है जैसे कि तुम उसे जानती हो। उसने दूसरे शहर से ट्रंक कॉल पर मुझसे गुफ्तगू की थी। मुझे बताया था कि उसका दिल बेवक्त धड़कने लगा था और किसी से मोहब्बत करने की आरजू पैदा हो रही थी। मैंने उसे समझाया कि किसी एक से मोहब्बत की आरजू करनी चाहिए, लेकिन वो शैतान बन चुका है। बुरी नीयत से तुम्हारे मुतालिक बातें करता है, दावा करता है कि तुम्हें मुझसे छीन लेगा। शाहीना जल्दी से उठकर खड़ी हो गई, फिर नागवारी से बोली, क्या वो खुद को गुलफाम समझता है? मैं उस पर थूकना भी पसंद नहीं करती। आजम सिगरेट को अशरे में बुझाकर उसके पास आया, फिर उसके शाने पर हाथ रखकर बोला, तुम मेरी जिंदगी हो, मेरी जान हो, मैं तुम पर उसका साया भी नहीं पड़ने दूंगा। आजम, जिस तरह वो तुम्हें भटकाता और परेशान करता है, क्या तुम उसी तरह उसे परेशान नहीं कर सकते? जबकि तुम मेरी मौजूदगी में एक बार ऐसी कोशिश कर चुके हो। शानू, जिन जज्बात और ख्वाहिशात में शैतानियत होती है वो इंसान को फ़ौरन ही मुतासिर करते हैं और भटकाते हैं। मैं मजबूर हूँ कि अम्मी ने मुझ में ऐसे जज्बात को मुस्तहकम किया है
जो दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाते। डॉक्टर्स ने भी यही समझाया है कि मैं सेहतमंद जज्बों को उभारता रहूंगा तो शैतान को शिकस्त होती रहेगी। शाहिना ने पूछा, जब तुम लोगों का दिल और दिमाग एक जैसा है तो सूरत भी एक जैसी होगी? हाँ, वो मेरा हमशक्ल है। ओह खुदाया, अगर उसने आजम बनकर मुझे धोखा दिया तो क्या होगा? तुम कोशिश करो कि वो कभी यहाँ ना आने पाए। वो बड़ी मायूसी से बोला। यही तो परेशानी की बात है, वो कल सुबह यहाँ पहुँच रहा है। नहीं, वो सहम कर आजम के सीने से लग गई। मैं इस शहर में नहीं रहूंगी, हम अभी यहाँ से चले जाएंगे। वो शाहिना के दिल की धड़कनों को अपने सीने में महसूस करता रहा। फिर उसने कहा, शैतान हर जगह पहुँच जाता है क्योंकि वो इंसान के अंदर ही होता है। जैसा कि तुम्हें मालूम हो चुका है, वो मेरे अंदर ही मौजूद रहता है। कहीं भी किसी वक्त भी मुझे परेशान कर सकता है। बेहतर है कि वो यहाँ आ जाए, मैं उससे दो टोक फैसला करूँगा। ओह आजम, जब वो सामने आएगा तो मैं कैसे पहचानूंगी कि मेरा आजम कौन है? आजम शाहिना के चेहरे की मुलायम पंखड़ियों को छूता रहा और सोचता रहा। फिर उसने कहा, जब हम दोनों बैक वक्त मौजूद रहेंगे तो तुम पहचाने में दुश्वारी महसूस नहीं करोगे। अलबत्ता तन्हाई में याद रखना कि मैं तुम्हें शानो कहकर मुखातिब करता हूँ। ये बात वो नहीं जानता। वो बोली, और भी कोई कोड वर्ड होना चाहिए। वो सोचने लगा, फिर बोला, अच्छा तुम्हें पहचानने में दुश्वारी हो तो कहना मैं एक कली हूँ और मैं जवाबन कहूँगा जो फूल बन चुकी है। शाहिना ने शर्मा कर उसके सीने में मुंह छुपा लिया। फिर आहिस्तगी से बोली, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं तुम दोनों को एक बार एक साथ देख लूं, लेकिन वो मुझे ना देखने पाए? शायद मैं तुम दोनों के दरमियान किसी वाज़ेह फ़र्क को समझ सकूं। अच्छी बात है, कल सुबह मैं तुम्हारी खातिर उसे खुशामदीद कहना एयरपोर्ट जाऊँगा। हम यहाँ से साथ चलेंगे। एयरपोर्ट पर पहुंचकर तुम मुझसे अलग हो जाना और कहीं छुप कर उसे देख लेना। शाहिना ने आंखें बंद करके अपना सर उसके कांधे पर टेक दिया। महबूब की गुर्बत में सुकून था, लेकिन दिल आने वाले खतरे के अंदेशे से धड़क रहा था। वो दोनों रात गए तक जागते रहे। आजम समझ रहा था कि उसके भाई आसिम के लिए वो रात क़यामत की तरह गुजर रही होगी। एक के जज्बात दूसरे की नींद हराम कर रहे होंगे। बहरहाल सुबह एयरपोर्ट जाना था, लिहाजा थोड़ी सी नींद पूरी करने के लिए वो रात के 3 बजे सो गए। लेकिन ऐसी खरगोश की नींद सोए कि पीछे आने वाला कछुआ आगे निकल गया होगा। सुबह देर से आँख खुली। वो जल्दी जल्दी गुस्ल वगैरह से फारिग होकर नाश्ता किए बगैर कार में बैठकर एयरपोर्ट पहुंचे। शाहिना प्रोग्राम के मुताबिक उससे अलग हो गई, लेकिन देर हो चुकी थी। बहुत से मुसाफिर जा चुके थे। आसिम कहीं नजर ना आया। आजम ने इंक्वायरी काउंटर से मालूम किया, मुसाफिरों की फहरिस्त में आसिम का नाम मौजूद था, यानी वो वहाँ पहुँच गया था। आजम उसे ढूंढता हुआ अपनी कार की जानिब वापस आया। इस वक्त धूप तेज हो गई थी, गर्मी लग रही थी। उसने अपनी जैकेट उतारकर कार की खिड़की के रास्ते पिछली सीट पर डाल दी। फिर शाहिना को बुलाने आगे बढ़ गया। शाहिना को एक सहेली मिल गई थी। वो सहेली से बातें करती हुई VIP लाउंज की तरफ चली गई थी। फिर वो सहेली से रुखसत होकर वापस आने लगी तो आजम को देखते ही ठटक गई। उसकी सहमी हुई सोच ने कहा, यह आसिम आ रहा है। वो कतरा कर दूसरी जानिब जाने लगी। उसने आवाज़ दी, सुनो, कहाँ जा रही हो? वो पलट कर बोली, कौन हो तुम? उसने करीब आकर कहा, अरे क्या हो गया है तुम्हें? मैं तुम्हारा आजम हूँ। तुम झूठ बोलते हो। आजम मेरे साथ जैकेट पहन कर आया था। वो हंसते हुए बोला, बस इतनी सी बात? भाई मुझे गर्मी लग रही थी, मैंने उतार कर कार में रख दिए। तुम कार तक चलकर तो देख लो, वहाँ आसपास काफ़ी लोग थे। डरने की बात नहीं थी। वो उसके साथ चलती हुई कार तक आई, लेकिन कार की पिछली सीट पर जैकेट नहीं थी। वो एकदम से पीछे हटकर बोली, तुम मक्कार हो। वो मोहब्बत से बोला, शानो, मैं तुम्हारा आजम हूँ। वो ज़रा नर्म पड़ गई। तुम मुझे शानो कह रहे हो? फिर जैकेट कहाँ है? शानो, ये आसिम की ही शरारत हो सकती है। मैं अभी जैकेट यहाँ रख कर गया था, वही उठा कर ले गया है। मक्कार कहीं का, मेरा लिबास पहनकर तुम्हें धोखा देना चाहता है। शाहिना को कुछ याद आया। उसने कहा, आजम, मैं एक कली हूँ। उसने जवाब दिया, जो फूल बन चुकी है। उसने खुश होकर आजम का हाथ थाम लिया। ओह, तुम कोड वर्ड जानते हो, तुम ही मेरे आजम हो। आजम ने उसके लिए अगली सीट का दरवाज़ा खोल दिया। वो मुस्कुराती हुई बैठ गई। वो दूसरी तरफ से घूमकर स्टीयरिंग सीट पर आ गया। वो दोनों बहुत खुश थे, मगर मुतमईन नहीं थे, क्योंकि गायब होने वाली जैकेट ने यह साबित कर दिया था कि आसिम वहाँ पहुँच गया है। कार स्टार्ट होकर आगे बढ़ गई। पार्किंग एरिया के सुतून के पीछे से जैकेट झलक रही थी। जब वो कार निकल गई तो एक माचिस की तीली रोशन हुई और चंद साहतों के बाद बुझ गई। फिर सिगरेट का बहुत सारा धुआं फजा में फैल गया। इस धुएं की धुंध में वो सुतून के पीछे से नमूदार हुआ। उसने जैकेट पहनी हुई थी और वो 100% आजम ही नजर आ रहा था। आजम कार ड्राइव करने के दौरान गहरी सोच में डूबा हुआ था। शाहिना ने पूछा, क्या सोच रहे हो? हैं? वो चौंक कर बोला, हाँ वो, मैं ये सोच रहा हूँ कि आसिम ने आते ही मकारी शुरू कर दी। शाहिना ने कहा, वो जैकेट मुझे अच्छा लगता था, तुम उसे पहनकर बहुत ही स्मार्ट लगते थे। कम वक्त ले गया, ले जाने दो, मगर उसकी मक्कारी को समझो कि तुम उसे छुप कर देखना चाहती थी, ना देख सकी। उसने यकीनन तुम्हें देख लिया होगा, लेकिन वो कहीं नज़र नहीं आया। हाँ, मैं भी बहुत तलाश करता रहा,
अब वो चुपना चाहता था तो क्या किया जाए। हम एयरपोर्ट पर आंख मचोले नहीं खेल सकते थे, मगर अब खेलेंगे। वो कैसे? शहर से दूर सोना झील के पास मेरा कॉटेज है, अब तुम वहाँ रहोगी। आसिम इस कॉटेज के मुतालिक कुछ नहीं जानता, वो उधर का रुख नहीं करेगा। मैं उससे छुप कर तुम्हारे पास आ जाया करूँगा। ऐसा कब तक होगा? बस कुछ दिनों की बात है। मैं अपने वकील के जरिए कोर्ट मैरिज के मामला तय करूँगा। अभी हम छुप कर साथ रहते हैं, शादी के बाद दुनिया वालों के सामने खुलकर दिन रात साथ रहेंगे, तो आसिम को धोखा देने का मौका नहीं मिलेगा। आजम ने कार उस कोठी के सामने रोक दी जहाँ शाहीना पेइंग गेस्ट की हैसियत से रहती थी। वो अंदर गई, वहाँ का बिल अदा करने के बाद अपना सामान ले आई। फिर वो दोनों वहाँ से सोना झील के कॉटेज में पहुँच गए। शाहीना वहाँ तफरीह के गर्ज से पहले भी आ चुकी थी। वो इतनी खूबसूरत और पुरसुकून जगह थी कि वहाँ सारी ज़िंदगी गुजार देने का जी चाहता था। कॉटेज में दाखिल होकर आजम ने कहा, आज से ये कॉटेज तुम्हारा है। शाहीना ने उसके सीने पर सर रख दिया। जब मर्द को अपना लिया जाए तो उसकी हर चीज़ अपनी हो जाती है। कोठी, कार, कॉटेज और बैंक बैलेंस पर अलग अलग कब्जा करने की ज़रूरत पेश नहीं आती। आजम ने उसे चूम कर कहा, अब तुम यहाँ आराम करो, मैं पहले दफ्तर जाऊँगा, फिर अपनी कोठी से ज़रूरी सामान लेकर शाम तक वापस आ जाऊँगा। ओके? ओके। वो कॉटेज के बाहर उसे छोड़ने आई। झील के किनारे खुशरंग फूल खिले हुए थे। शहर से आने वाले लोग अपनी औरतों और बच्चों के साथ मुख्तलिफ दरख्तों के साए में पिकनिक मना रहे थे। रोमानी जोड़ी भी हंसते बोलते नजर आ रहे थे। आदम के जाने के बाद वो झील के किनारे टहलती रही। दोपहर को उसने कैंटीन से खाना मंगवाया। खाना बस यूं ही सा था। 2-4 लुकमे ही खाने के बाद वो दरवाजे को अंदर से बंद करके सो गई। पिछली रात की थकन ने उसे शाम तक सुलाए रखा। कार का हॉर्न सुनकर उसकी आंख खुल गई। शाम का अंधेरा फैल रहा था। वो बिस्तर से उठकर दरवाज़ा खुलती हुई बरामदे में आ गई। वो हाथ में अटैची केस उठाए उसके करीब से गुजरते हुए कमरे में दाखिल होकर बोला, मैं बहुत देर से हॉर्न बजा रहा था। शाहीना नींद के खुमार में थी। उसके पीछे कमरे में दाखिल होते ही अचानक उसके काबीना ज़हन को झटका पहुंचा। जो उसके सामने था उसका लिबास बदला हुआ था और वो जैकेट पहने हुए था। वो तेज़ी से पलटकर दरवाजे पर पहुंच गई। कौन हो तुम? उसने हंसते हुए कहा, भाई मैं आज़म हूँ, कमरे में आ जाओ। नहीं आऊँगी। क्या तुम मुझे नादान समझते हो कि इस जैकेट से तो मैं पहचान नहीं सकूँगी? ओह ये जैकेट। भाई मैं कोठी में गया तो मुलाजिम ने बताया कि वहाँ आसिम पहुँचा था। वो हमारे मुतालिक मुलाजिम से पूछगछ करता रहा, फिर नाश्ता करने के बाद वहाँ ये जैकेट छोड़कर चला गया। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं सिर्फ इस जैकेट से तुम्हारी मकारी समझ गई हूँ। तुम खाक समझ रही हो। यहाँ आते वक्त तुमने रास्ते में कहा था कि ये जैकेट तुम्हें बहुत पसंद है, मैं इसे पहनकर स्मार्ट लगता हूँ, इसलिए पहनकर चला आया। वो सोचने लगी, वाकई ये बातें कार में हुई थी। आसिम ये बातें नहीं सुन सकता था। वो बोली, मैं एक कली हूँ जो फूल बन चुकी है। वो थके हुए अंदाज में बोला, सारा दिन भाग दौड़ में गुजर गया, अब हम 1 हफ्ते तक इस कॉटेज से बाहर नहीं जाएंगे। 1 हफ्ता? वो ताज्जुब से बोली, तुमने तो कहा था कि कुछ दिनों की बात है। अपने वकील के जरिए कोर्ट मैरिज के मामलात। वो बोलते बोलते रुक गई, फिर बोली, क्या तुम वकील से मिले थे? हाँ, सब ठीक हो गया। वकील ने यकीन दिलाया कि परसों तक हमारी शादी हो जाएगी। फिर तुम यहाँ 1 हफ्ते तक रहने की बात क्यों कर रहे हो? वाह भाई वाह, तुम तो ज़रा सी बात पकड़ती हो। वो मैंने इसलिए कहा था कि शादी के बाद हम यहीं 1 हफ्ते तक हनीमून मनाएंगे। वो खुश होकर बोली, नहीं, हम मुल्क से बाहर जाएंगे। अच्छा, जैसी तुम्हारी मर्जी है वैसे ही होगा। मुझे तो भूख लग रही है, मालूम है सुबह से कुछ नहीं खाया पिया। मैंने कैंटीन से खाना मंगवाया था मगर खा नहीं सकी। फजूल सा पकाते हैं ये लोग। इसका मतलब यह है कि शहर के किसी अच्छे से होटल से खाना लाना होगा। कोई बात नहीं, कार मौजूद है, इधर जाऊंगा उधर आऊँगा। तो फिर जाओ, ज़्यादा रात हो गई तो मुझे तन्हाई में डर लगेगा। तब वो शहर से खाना लाने के लिए जाने लगा। शाहीना उसे बाहर तक छोड़ने आई। वो कार में बैठने लगा तो उसने पूछा, तुमने दफ्तर और कोठी के तमाम लोगों को समझा दिया है ना कि आसिम को यहाँ का पता ना बताया जाए? हाँ, सबको समझा दिया है, तुम फिक्र ना करो। उसने कार स्टार्ट की। शाहीना को एक फातह की शान से देखते हुए एक हवाई बोसा दिया, फिर ड्राइव करता हुआ कॉटेज के अहाते से बाहर चला गया। जब तक कार नज़र आती रही वो उसे देखती रही। फिर कैंटीन के मुलाजिम ने आवाज़ दी, बीबी जी, दोपहर के खाने का बिल बाकी है। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई अहाते के बाहर आई, फिर बोली, सुबह नाश्ता लेकर आओगे तो बिल ले जाना। वहाँ से पलटकर कॉटेज की तरफ जाते हुए सोचने लगे, इंशाअल्लाह परसों हमारी शादी हो जाएगी। वो ज़ेरे लब गुनगुनाती हुई कॉटेज में आई। दरवाजे को अंदर से बंद करने के बाद बेडरूम में पहुंची। नहाने का इरादा था, लिहाजा दूसरा लिबास निकालने के लिए वो अलमारी के पास गई तो अलमारी के पट पर लगे हुए आईने ने उसे चौंका दिया। वहाँ आज़म दिखाई दे रहा था। नहीं, वो आज़म नहीं हो सकता। वो तो 15 मिनट पहले आंखों के सामने कार में बैठ कर गया था, इतनी जल्दी वापस नहीं आ सकता। वो पलटकर चीखती हुई बोली, तुम आसिम हो? नहीं शानू,
मैं तुम्हारा आज़म हूँ। तुम नहीं देख रही हो कि यही पैंट और शर्ट पहनकर सुबह मैं तुम्हारे साथ एयरपोर्ट गया था। जैकेट के मुतालिक तो तुम जानती हो कि उसे आसिम ले गया है। शाइना का सर चकराने लगा। वो फटी फटी आंखों से उसे तकने लगी। वो कह रहा था, सुबह से मुझे लिबास बदलने की फुर्सत नहीं मिली। वकील ने कहा कि शादी की दरख्वास्त के साथ लड़की की उम्र और उसके बालिग होने का सर्टिफिकेट ज़रूरी है। फिर दफ्तरी मसरूफियात ऐसी थी कि मुझे यहाँ आने में देर हो गई। अभी 2 घंटे पहले दफ्तर से निकला तो पता चला कि बाहर मेरी कार नहीं है। शाहिना ने दोनों हाथों से अपने सर को थाम लिया। उसे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि अभी कार में बैठकर जाने वाला कौन था। उसने डूबती हुई आवाज़ में पूछा, अच्छा ये बताओ तुम मुझे किस तरह मुखातिब करते हो? भाई अभी तो मैंने शानू कहकर पुकारा था। कहो तो कली और फूल वाला कोड वर्ड भी दोहरा लिया जाए। शाहिना का चेहरा जर्द पड़ गया। अब उसे यकीन हो गया था कि वो लाइल्मी में आसिम के हाथों बर्बाद हो चुकी है। वो पीछे हटने लगी। शानो, क्या तुम अपने आज़म को दुश्मन समझ रही हो? उसकी आंखें भीग गईं। वो आंसू भरे लहजे में बोली, कैसा दुश्मन और कैसा दोस्त? मैं तो लुट चुकी हूँ। अगर तुम मेरे आज़म हो तो मैं अब तुम्हारे काबिल नहीं रही। वो दोनों हाथ फैलाकर आगे बढ़ते हुए बोला, तुम इतनी हसीन हो कि हर हाल में मेरे काबिल रहोगी। मैं उस बदमाश से निमट लूंगा। शाहिना उससे दूर जाती हुई बोली, नहीं, मैं अब तुम में से किसी की नहीं बनूंगी। अगर यहाँ रही तो आइंदा भी धोखा खाती रहूंगी। मुझे जाने दो। वो जाने लगी। उसने बाजू थाम कर कहा, पागल न बनो, मैं नया कोड वर्ड बताता हूँ, उसे याद रखो। वो एक झटके से बाजू छुड़ाकर बोली, जहन्नम में क्या कोड वर्ड? मैं तुम दोनों के दरमियान खिलौना नहीं बनूंगी। मैं तुम्हें पहली और आखिरी मोहब्बत का वास्ता देता हूँ, मुझे छोड़कर ना जाओ। वो बेबसी से उसका मुंह तकने लगी। उसने कहा, शानू सीधी सी बात है, वो जब भी सामने आए तो उससे पूछ लेना कि पिछली रात हमने क्या खाया था। वो बता नहीं सकेगा। कोड वर्ड की ज़रूरत नहीं है। ये कहकर उसने दोनों बाजुओं में उसे समेट लिया। हाय, बाजू भी एक जैसे कुशादा, सीने की धड़कनें भी वही थी। 2 दिन की शनासाई में वो अपने मखसूस मर्द की मखसूस कुर्बत को नहीं समझ सकती थी। वो बोली, मुझे प्यार ना करो, मेरा मूड ठीक नहीं है। अचानक कार का हॉर्न सुनाई दिया। वो एक झटके से अलग हो गए। शाहिना ने कहा, वो बदमाश फिर आ गया है। वो तेजी से चलता हुआ बेडरूम से बाहर जाने लगा। शाहिना उसके पीछे जाती हुई बोली, आज़म, उससे झगड़ा ना करना, वो शैतान है। मैं भी फरिश्ता नहीं हूँ। मैं आज इस हमजाद को ख़त्म करके ही रहूँगा। वो कॉटेज के बरामदे में पहुँच गए। दूसरी तरफ वो पैक किए हुए खाने के डब्बे उठाकर आ रहा था। शाहिना के साथ हमजाद को देखकर ठटक गया। तुम आसिम, तुम यहाँ भी पहुँच गए? यू शट अप। आसिम, मैं नहीं, तुम हो। तुमने शानू की इज्जत पर हाथ डाला है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए उसने एक लात मारी। खाने के डब्बे फजा में उड़े। मार खाने वाला लड़खड़ा कर पीछे गया, फिर आगे बढ़कर उससे टकरा गया। दोनों गुत्थम गुत्था होकर कभी इधर और कभी उधर होने लगे। शाहिना के दीदे इधर से उधर हो रहे थे। वो समझने की कोशिश कर रही थी कि अभी आज़म इधर था, फिर उधर हो गया, नहीं उधर था, इधर हो गया। ठीक तरह कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। शायद वो लिबास से पहचाने जाते, लेकिन थोड़ी ही देर बाद लिबास भी शनाख्त का बायस न बन सके। इन दोनों की बातों ने मजीद उसे उलझा दिया। वो लड़ते हुए बोलते भी जा रहे थे। एक ने दूसरे से पूछा, तुम आज़म हो तो बताओ कल रात मैंने और शानू ने क्या खाया था? दूसरे ने कहा, शैतान, उसने तुम्हारे साथ नहीं मेरे साथ खाया था और मेरे साथ रात गुजारी थी। अगर तुम सच्चे हो तो बताओ क्या खाया था। अच्छा, अगर मैंने बता दिया तो तुम्हें पता नहीं चल जाएगा। शाहिना ने कहा, तुम दोनों दूर चले जाओ, फिर बारी बारी मेरे पास आकर चुपके से बताओ, फैसला मैं करूंगी। वो दोनों दूर चले गए। पहले एक शाहिना के पास आकर चुपके से बोला। शाहिना ने तायीद में सर हिलाया। फिर दूसरे से बोली, तुम बताओ। वो करीब आते हुए बोला, हमने नान और कीमे आलू का सालन खाया था। शाहिना चीख मारकर दूर भाग गई क्योंकि दोनों ने सही जवाब दिया था। वो कार के पास रुककर दोनों को हैरानी से देखने लगी। उसका जहन चीखकर बार बार पूछ रहा था, कौन है मेरा आज़म? एक ने दूसरे से कहा, तुम मेरी कोठी में गए थे और वहाँ तुमने जैकेट रख दिया और सुबह जो लिबास मैंने उतारा था उसे भी पहन कर आए हो। तुमने बावर्ची से मालूमात हासिल की थी। दूसरे ने कहा, तुम मेरी कोठी में गए थे, मेरे दफ्तर भी जाकर मालूमात हासिल की थी कि शाहिना कब आई थी और कब से सेक्रेटरी के तौर पर मुलाजमत कर रही है। शैतान के बच्चे, ये तो तूने मेरे भड़कते हुए जज्बात से ही मालूम कर लिया था कि शाहिना परसों से मेरी ज़िंदगी में आई है, इसीलिए तूने परसों ट्रंक कॉल किया था। कहने वाले के मुंह पर एक घूंसा पड़ा। उसने जवाबन एक घूंसा रसीद किया। दोबारा जंग का आगाज़ हो गया। शाहिना घबराकर चीखती हुई वहाँ से भागने लगी। मैं यहाँ नहीं रहूँगी, कल दफ्तर में पहुँचकर देखूँगी कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। वो दोनों उसके पीछे भागते हुए कहने लगे, रुक जाओ शानू, मैं तुम्हारे रात गुजारने का इंतज़ाम करूँगा, वरना ये शैतान सुबह तक तुम्हें ज़रूर नुकसान पहुँचाएगा। शैतान तू है। कल जब दफ्तरी कागजात पर दस्तखत करने के लिए जाएगा तो तेरा फ्रॉड जाहिर हो जाएगा। अबे हमजाद के बच्चे, दस्तखत तो तू मेरे नहीं कर सकेगा। तू मेरे दस्तखत नहीं कर सकेगा, उल्लू के पट्टे।
बेचारी शाहीना तो क्या, दुनिया का कोई भी शख्स उस वक्त अपना फैसला नहीं सुना सकता था कि कौन आज़म है और कौन उसका हमजाद है। झगड़े के दौरान ख्याल आया कि शाहीना भागती हुई इस अंधेरी रात में बहुत दूर निकल गई है। वो उसे पुकारते हुए दौड़ने लगे। शाहीना की तरफ से उनकी पुकार का जवाब नहीं मिल रहा था। वो दौड़ते दौड़ते थक गए, एक जगह खड़े होकर हाँफने लगे। चारों तरफ गहरी तारीकी थी, उन्हें एक दूसरे का चेहरा नजर नहीं आ रहा था। वो महज साए की तरह झलक रहे थे। एक साए ने दूसरे से कहा, आसिम, मुझे परेशान करके तुम्हें क्या मिल जाएगा? दूसरे साए ने हंसते हुए कहा, सारी परेशानियां शाहीना की वजह से हैं, उसे छोड़ दो, मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा। शाहीना मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है। मैं भी यही समझ रहा हूँ। एयरपोर्ट पर उसे देखते ही दिल हार गया था। क्या गजब की जवानी है। आज़म ने एक घूंसा उसके मुंह पर रसीद किया। शैतान, वो मेरी इज्जत है, अगर अब उसके मुतालिक ऐसी बातें की तो मैं। उसे भागते हुए कदमों की आवाज़ सुनाई दी। फिर दूर से हमजाद की आवाज़ आई, तुम्हारे घूंसे का जवाब देकर मैं वक्त ज़ाया करना नहीं चाहता, मुझे तो उसकी जवानी पुकार रही है। उसकी आवाज़ दूर होती चली गई। आज़म भी उससे भागने लगा। वो भागने और भटकने वालों की रात थी, और रात इसीलिए शायद अंधेरी थी कि कोई सही मंजिल तक ना पहुंचे। शाहीना अंधाधुंध भागते रहने के बाद एक जगह ठोकर खाकर गिर पड़ी। उसके बदन पर कई जगह खराशें आई थी। जरा हाँफने के बाद उसे होश आया कि वो खेतों से गुजर रही थी। उस वक्त हवा का एक झोंका आया, दरख्तों के पत्ते सरसराने लगे। वो समझी वो आ गया, फौरन ही उठकर भागने लगी। हाँ, वो आ गया। कौन आ गया? जब वो पहचान ही नहीं सकती थी तो वो उसके लिए सिर्फ वो था। चारों तरफ की तारीकी डरा रही थी कि वो इधर आ रहा है, वो इधर आ रहा है, और वो बेतहाशा भागती जा रही थी। न जाने कितनी दूर जाकर उसे रोशनी दिखाई दी। कोई बस्ती थी। वो थके हुए अंदाज में डगमगाते कदमों से उधर जाने लगी। उधर कच्चे और पक्के मकानात थे। गलियों में अंधेरा था, लेकिन दूर एक मैदान में कई मशालें रोशन थी। उस रोशनी में कनातों की चार दीवारी नजर आ रही थी। करीब पहुंचने पर समझ आया कि वो एक थिएटर है। अंदर नाटक खेला जा रहा था, जहां 2-3 कनातें मिलकर दीवार सी बनी हुई थी। वहां से शाहीना ने झांक कर देखा तो उसे एक बड़ा स्टेज नजर आया। स्टेज पर आदमी ड्रामाई अंदाज में मुकालमे अदा कर रहा था। भागने वालों के रास्ते मुख्तलिफ थे, मगर मंजिल एक हो गई थी। ठीक उसी वक्त कनातों की चार दीवारी की दूसरी तरफ वो झांक रहा था। वो कैसे कहा जाए कि वो कौन था, आज़म या उसका हमजाद? रात की तारीकी में जैसे कुत्ते किसी बला को देखकर समझते नहीं और भौंकने की ज़बान से बोलते हैं, वो बस वही था। कनातों की दीवार चीर कर अंदर आ गया। बस्ती के लोग तमाशा देखने में मसरूफ थे। औरतों के बैठने की जगह मखसूस थी। वो उधर जाकर औरतों की भीड़ में नजरें दौड़ाने लगा। शायद शाहीना वहां छुपी बैठी हो। दूसरी तरफ शाहीना ने उसे नहीं देखा था, लेकिन दहशत थी कि वो कहीं से भी आ सकता है। लिहाजा पनाह लेने के लिए वो कनातों की दीवार चीर कर स्टेज के पीछे पहुंच गई। वहां 2-4 मर्द औरतें मुख्तलिफ आइनों के सामने बैठे मेकअप कर रहे थे। ड्रामे में रोल अदा करने वाले सिपाही हथियारों से लेस होकर घूम रहे थे। शाहीना का हुस्न और लिबास अगरचा गर्द आलूद हो चुका था, फिर भी वो बड़े घर की मालूम होती थी। वहाँ के कुछ लोगों ने उसे जमींदार की बीवी समझकर सलाम किया। वो उनके दरमियान से गुजरती हुई स्टेज के किनारे विंग की तरफ जाने लगी। बड़े से स्टेज पर एक खुफिया गार का सीन पेश किया जा रहा था। गार के अंदर एक तख्त पर डाकुओं का सरदार चुस्त पतलून पहने बैठा हुआ शराब पी रहा था। पतलून से ऊपर उसका जिस्म नंगा था। तख्त के करीब एक मशल जल रही थी। एक डाकू ने कहा, सरदार, आज हमारे लिए खुशियों का दिन है। हमारे बहादुरों ने एक काफिले को लूटा है। सोने चांदी के साथ एक सुंदरी को भी पकड़ लाए हैं। उसकी सुंदरता देखकर सरदार का मन खुश हो जाएगा। सरदार ने खुश होकर कहा, सुंदरी कहाँ है? सुंदरी, उसे हमारे सामने हाजिर करो। 2 डाकू सुंदरी को हाजिर करने के लिए स्टेज के विंग के पीछे आए। एक ने दूसरे से आहिस्तगी से पूछा, आज सुंदरी का रोल कौन करेगा? खुर्शीद बेगम तो बीमार है। दूसरे ने कहा, शायद उसकी बहन उसकी जगह काम करेगी। वो देखो आ रही है। मगर ये तो कोई दूसरी है। हाँ, मगर गजब की सुंदरी है। वो तेजी से आ रही थी। उन्होंने दोनों तरफ से उसे पकड़ लिया। वो चीख कर बोली, छोड़ दो मुझे। लेकिन वो उसे खींचते हुए स्टेज पर ले आए। सुंदरी खुद को छुड़ाने की जिद्दोजहद कर रही थी। उन्होंने उसे अपने सरदार के सामने धकेल दिया। दूसरी विंग के पीछे खड़े हुए डायरेक्टर और प्रोमोटर चौंक गए, क्योंकि स्टेज पर जिस सुंदरी को आना था उसकी जगह कोई और आ गई थी, जो सुंदरी से भी ज्यादा सुंदर थी। डाकुओं का सरदार भी उसे देखकर चौंक गया, क्योंकि उसकी बीवी सुंदरी का रोल अदा करने वाली थी। मगर अब वहाँ कोई दूसरी ही औरत थी, और उसके कदमों के पास गिरने के बाद तकलीफ से कराह रही थी। उसे सचमुच चोट आ गई थी। विंग के पास से डायरेक्टर ने इशारा किया, डायलॉग बोलो। सरदार कहका लगाकर बोलने लगा, सचमुच सुंदरी है। बड़े दिनों बाद ऐसी खूबसूरत छोकरिया हाथ आई है, अपना मन खुश होएगा। वाह। विंग के पीछे एक बांका नौजवान खड़ा था, जो ड्रामे का हीरो था। डायरेक्टर ने कहा,
सरदार का मुकालमा खत्म होते ही तुम छलांग लगाकर स्टेज पर जाओ और सरदार को ललकारो। हीरो अपनी हीरोइन को डाकुओं के पंजों से बचाने के लिए पर तोड़ने लगा। उससे पहले ही अचानक स्टेज पर धम की आवाज के साथ वो पहुंच गया। उस वक्त सुंदरी उठकर कह रही थी, अरे मैं सुंदरी नहीं, शाहीना। इतना कहते ही वो चौंक गई। धम से स्टेज पर पहुंचने वाला कह रहा था, शानो मुझे पहचानो, अब यहाँ से ना भागना। नहीं, वो चीख मारकर बोली, मैं शानो नहीं, सुंदरी हूँ, मुझे इस शैतान से बचाओ। तमाम तमाशाई जोर जोर से तालियां बजा रहे थे क्योंकि वो बड़े ही ड्रामाई अंदाज में स्टेज पर आया था। तमाशाई समझ रहे थे कि हीरो अपनी हीरोइन के लिए सरधड़ की बाजी लगाने पहुंच गया है। सरदार ने सोचा अगर हालात के मुताबिक इस ड्रामे को ना खेला गया तो तालियां बजाने वाले तमाशाई सड़े गले टमाटर और अंडे फेंकने लगेंगे। लिहाजा उसने सीना तान कर वो से कहा, कौन हो तुम? रंग में भंग न डालो, खेरिया चाहते हो तो चले जाओ, ये सुंदरी तुम्हें नहीं मिलेगी। अबे कैसे नहीं मिलेगी? वो ने आगे बढ़कर घूंसा मारा। सरदार लड़खड़ाकर पीछे जाते हुए बोला, अबे सच्ची मुच्ची का मारता है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने जवाबी हमला किया। बड़ी जबरदस्त जंग शुरू हो गई। ऐसा सच्चा ड्रामा और सच्ची लड़ाई पहले किसी स्टेज पर पेश नहीं की गई थी। तमाम तमाशाई उस वक्त दम बखुद रह गए जब वो ने जलती हुई मशल उठा ली। उसके सामने सरदार नंगे बदन चुस्त पतलून निहत्था खड़ा था। फिर वो ने आगे बढ़कर हमला किया। मशल के शोले इधर से उधर लहराते हुए गए। सरदार झुकाई देकर बच गया। तमाशाई फिर एक बार जोरदार तालियां बजाने लगे। डायरेक्टर ने अपना सर पीट कर कहा, अरे ये कौन सा ड्रामा खेला जा रहा है? स्टेज में आग लग जाएगी। सरदार ने कहा, आग लगे इस नाटक को, मैं सच्ची लड़ाई नहीं लड़ सकता। वो उछलकर विंग की तरफ भागता चला गया। शाहीना ने घबराकर वो को देखा जो उसकी तरफ बढ़ता आ रहा था। उस वक्त दूसरे वो के ललकारने की आवाज आई। वो भी एक मशल लेकर स्टेज पर पहुंच गया। खबरदार मेरी मोहब्बत को हाथ ना लगाना। तमाशाई और तमाशा करने वाले सभी दीदे फाड़ फाड़ कर उन्हें देख रहे थे। बड़ा ही हैरत अंगेज तमाशा था। दोनों मशल बरदार हम शक्ल थे। लिबास के सिवा ऐसा फर्क ना था कि वो अलग अलग पहचाने जाते। दोनों की मशलें टकरा रही थी। नाटक के कारकुनान समझ गए थे कि नाटक बदल गया है, मगर किसी में इतनी जरूरत नहीं थी कि इस खौफनाक ड्रामे को ख़त्म करने के लिए कोई मशलों की जद में जाता। स्टेज पर मुसलसल शोले लपक रहे थे। चिंगारियां उड़ रही थीं। मशलों के टकराने की आवाज़ गूंज रही थी। उनकी लड़ाई ख़त्म होने में नहीं आ रही थी। आखिरकार एक के कदम लड़खड़ा गए। वो स्टेज के बाहर आकर गिर पड़ा। सर पर ऐसी चोट आई कि वो ज़रा देर के लिए होश से बेगाना हो गया। स्टेज पर खड़े हुए वो ने इधर उधर देखा। शाहीना नज़र नहीं आ रही थी। फिर उसे भागने का मौका मिल गया था। वो भी हाथ में मशल लिए स्टेज के पीछे दौड़ता चला गया। अब अच्छी खासी भगदड़ मच गई थी। तमाशाई औरतें चीखती हुई भाग रही थीं। कुछ लोगों ने स्टेज के नीचे बेहोश होने वाले को उठाया, फिर उसे विंग की तरफ ले जाने लगे। पता नहीं वो शिकस्त खाने वाला कौन था, आजम या उसका हमजाद। बस्ती के बाहर एक खंडर था जिसकी दीवारें टूटी हुई थीं। सुतून झुके हुए थे और टूटी फूटी कब्रों के आसपास उल्लू बोल रहे थे। शाहीना थक हार कर वहाँ बैठ गई। अब उसमें भागने की तो क्या, चलने की भी सकत ना रही थी। शाहीना वहाँ बैठकर अपनी बर्बादी पर आंसू बहाने लगी। बहुत दूर तारीकी से एक मशल चली आ रही थी। वो वहाँ से भागने के लिए अपनी जगह से ना उठ सकी। उसके पाँव बुरी तरह कांप रहे थे और आंखें आंसुओं से भीग रही थी। अब मैं भागकर क्या करूँगी? मैं कैसे समझूं कि कॉटेज में मेरे जिस्म तक पहुँचने वाला मेरा महबूब था या दुश्मन? मैं कैसे समझूं कि वो मशल लिए कौन आ रहा है, मेरी मोहब्बत या मेरी मौत? मैं कहाँ आकर फंस गई हूँ? वो और फूट फूट कर रोने लगी। आंसुओं से धुंधलाई हुई आंखों के सामने मशल करीब आती जा रही थी। मशल बरदार का चेहरा वाज़ेह होता जा रहा था। वो आज़म था, नहीं वो आसिम था, नहीं बस वो था। वो करीब आकर बोला, लानत है तुम पर, दौड़ा दौड़ा कर मुझे थका मारा। किसी लड़की के पीछे मुझे इतना नहीं दौड़ना पड़ा। शाहीना ने घबरा कर उसे देखा। क्या तुम आज़म नहीं हो? आज़म पर भी लानत है। मैंने सोचा था कि आज़म बनकर तुम्हारे सामने आऊँगा तो तुम राजी खुशी मेरी आगोश में आ जाओगी। यू शट अप। मैं समझ गई, मेरी इज्जत महफूज है। तुम कॉटेज में आकर बहका रहे थे। जो खाना लाने शहर गया था वही मेरा आज़म है। वो कहका लगा कर बोला, अब तक तुम्हारी इज्जत महफूज थी, अब नहीं है। मैं तुम पर थूकती हूँ। जिस मुंह से मुझ पर थूकोगी उसे ये मशल जला कर रख देगी। वो उठकर दूर जाने लगी। आसिम ने उसके चेहरे के करीब मशल लहराई। वो चीख मारकर गिर पड़ी। उसने मशल को टूटी हुई कब्र के सिरहाने गाड़ दिया और कहा, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, अब तो मैं ढील नहीं दूंगा। वो जेब से चाकू निकालकर खोलने लगा। शाहीना मट्टी पर चारों खाने चित पड़ी दहशत ज़दा नज़रों से देख रही थी। मशल की रोशनी में कड़कड़ाते हुए चाकू की आवाज़ से लर्ज़ा तारी हो रहा था। उसने एक कदम आगे बढ़कर कहा, इसी तरह पड़ी रहो,
उस हरामजादी मुलाजमा ने भी इनकार किया था। उसके शौहर ने मुझ पर हाथ उठाया था। मैंने यही चाकू उसके सीने में उतार दिया और मुलाजमा का गला घोंट दिया। शाहिना दहशत से कांपने लगी। वो एक कदम और बढ़कर बोला, अगर खामोश पड़ी रहोगी तो जिंदा रहोगी, वरना ये चाकू तुम्हारे सीने में उतर जाएगा। नहीं, वो दहशत के बावजूद चीख कर बोली, मैं मर जाऊंगी मगर तुम्हारी शैतानी ख्वाहिश पूरी नहीं करूंगी। तो फिर जहन्नम में जाओ। उसने चाकू वाला हाथ फजा में बुलंद किया, लेकिन वो हाथ फजा में बुलंद ही रहा। दूसरे लम्हे वो चिल्ला कर बोला, हमजाद के बच्चे, तू मुझे रोक रहा है, लेकिन मैं इसे ज़रूर कत्ल करूंगा। मेरे हमजाद, मैं हमेशा तुझ पर गालिब आया हूँ। उसका चाकू वाला हाथ कांप रहा था, जैसे दूसरी तरफ से कोई शदीद जज्बे से उसे रोक रहा हो। शाहिना हड़बड़ा कर उठ बैठी। मशल के करीब उसे उसका आज़म दिखाई दे रहा था। उसके हाथ में भी चाकू था और वो चाकू भी फजा में बुलंद था। रात की तारीकी में टूटी हुई कब्रों के पास अजीब दिल दहला देने वाला मंजर था। जलती हुई मशल के दोनों तरफ कुछ फासले पर दोनों हमशक्ल चाकू उठाए दिखाई दे रहे थे। आसिम का रुख पहले शाहिना की तरफ था, अब वो आज़म की तरफ पलट गया था। आज़म ने कहा, मैं खामखा तुझसे लड़ता रहा, ये भूल गया था कि खुद को अजियत पहुंचाऊंगा तो तू भी उस अजियत में मुब्तला होगा। आसिम ने कहा, तू अजियत की बात करता है, आज तेरा किस्सा ही ख़त्म कर दूंगा। वो हमला करने के लिए आगे बढ़ा, मगर लड़खड़ा कर आज़म की तरह ज़मीन पर घुटने टेक दिए। वो गौर से देखने और समझने का मंजर था। आज़म ने अपने चाकू का रुख अपनी तरफ मोड़ दिया था। उस पर हमला करने वाले आसिम का चाकू भी उसकी अपनी तरफ मुड़ गया था, यानी दोनों उस पोजीशन में थे जैसे अपने अपने चाकू से खुद को ख़त्म कर रहे हों। तब आज़म ने कहा, शैतान, कल तूने मेरे साथ ये हरकत की थी। मुलाजमा और उसके शौहर को कत्ल कर रहा था और मैं सिर्फ उस ख्याल से ख्याली कातिल बन रहा था कि ऐसा ना करता तो दुश्मन तुझ पर गालिब आ जाता, लेकिन आज तुझे अपनी शानों पर गालिब नहीं आने दूंगा। आसिम का चाकू वाला हाथ बुरी तरह कांप रहा था। वो दोनों हाथों से चाकू को थामकर उसकी नोक अपनी तरफ आने से रोकने लगा। दूसरी तरफ आज़म पूरी कुव्वत से अपने चाकू को अपने सीने में उतारने की कोशिश कर रहा था। शाहिना ने चीख कर कहा, नहीं आज़म, नहीं, रुक जाओ आज़म, मेरे लिए अपनी जान के दुश्मन ना बनो, मैं तुम पर आँच नहीं आने दूंगा। ये कहते ही उसने अपनी आखिरी तमाम कुव्वतों को समेटकर चाकू की नोक अपने सीने में उतार ली। दोनों के हलक से कर्बनाक आवाज़ें निकली। मशल के अतराफ दो जिस्म मट्टी पर तड़प रहे थे। शाहिना पर जैसे सख्ता तारी हो गया था। सिर्फ उसके दीदे हरकत कर रहे थे। कभी वो दीदे घुमाकर आज़म को देखती और कभी उसके हमजाद को। थोड़ी देर के बाद ही दोनों के जिस्म साकित हो गए और रात का सन्नाटा बड़ा हौलनाक था। मशल की रोशनी में आसिम का मुर्दा जिस्म लहू से भीग रहा था, लेकिन आज़म के जिस्म पर लहू का एक छींटा भी ना था। वो दौड़ती हुई अपने महबूब के पास पहुंची। हौले हौले कराहने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसके पास जो चाकू पड़ा हुआ था वो खून आलूद नहीं था। शाहिना ने उसे उठाकर देखा। वो फिल्मों और स्टेज ड्रामों में इस्तेमाल होने वाला चाकू था, जिसका फल हाथी दांत का था। उसमें ऐसा स्प्रिंग था कि बदन से लगते ही उसका फल अंदर चला जाता था। देखने वालों को यही नजर आता था कि वो दस्ते तक जिस्म में पेवस्त हो चुका है। कराहने की आवाज़ आई, मेरा हमजाद, मैं उसके बगैर कैसे रहूँगा, डॉक्टर को फ़ोन करो। शाहिना खुशी से चीख मारकर उससे लिपट गई। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।